हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर से हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला जो चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर सेट है, उसका डिस्कशन हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो सेट पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे कि पढ़ा कैसे जाता है सेट को, है ना, पढ़ना कैसे चाहिए, इस पर बातचीत कर लेंगे, थोड़ा सा आइडिया देंगे, पढ़ने का तौर तरीका बताएंगे। उसके बाद हम डिफिनीशन वगैरह क्लियर करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले सेट पढ़ने से पहले आप सेट का थोड़ा सा यूज़ जान जाएं कि आपके मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ यूज़ होता है सेट। तो आपके मैथमेटिक्स में जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपका सेट का यूज होता है। उसके बाद जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहाँ पे आपका सेट का यूज होता है। और ये जो फंक्शन है ये आपके आगे के मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अहम रोल है फंक्शन का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सेट, रिलेशन एंड फंक्शन सेट की हेल्प से ही पढ़ा जाता है। जब सेट आता है उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा यूज है। सेट का जो विकास हुआ है वो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटर, इन्होंने किया है। और कहा जाता है कि क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय क्या नाम है, सेट्स का आइडिया आया, है ना। तो ये तो बात होगी थोड़ी सी सेट के यूज पे। उसके बाद जब आपने देखा कि जो सेट का यूज है वो रिलेशन एंड फंक्शन में है, ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर्स होते हैं ये थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स होते हैं। और थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स कहने का मतलब ये होता है कि चीज़ें डिफिनीशन लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स गुलाब जामुन की तरह होता है। गुलाब जामुन का मतलब होता है कि नाम में गुलाब और जामुन दोनों हैं, बट ना तो उसमें गुलाब दिखेगा ना जामुन दिखेगा। ठीक है ना। मान लीजिए आगे की मैथमेटिक्स है रिंग थ्योरी, अब रिंग थोड़ी ना दिखती है रिंग थ्योरी में। तो कहने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है ना, एनालिसिस। तो जब भी आप सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि डिफिनीशन को बहुत ही अच्छे से क्लियर रखना है और डिफिनीशन को एनालिसिस करके पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करके पढ़ना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उम्मीद है कि रिलेशन एंड फंक्शन सेट आपका वीक नहीं होगा, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो वो प्रॉब्लम करती है। आपने क्लास 10th में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने रूट वगैरह निकाला होगा। तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं और आपने रूट निकाल दिया। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने ऐसा आ गया जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं उसका। अब उसका फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब थोड़े ना कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना नहीं आता है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना आता है, उसका जो तौर तरीका है वो आपको आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दिक्कत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर में, दिक्कत है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर में। आपको रूट निकालना आता है बट जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक वो आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं उसका। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको रूट निकालना नहीं आता है। क्लास 10 में तो कह रहा है कि रूट निकालें, तो रूट निकालने में आपको दिक्कत नहीं है। आपको जो दिक्कत है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर में। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर में दिक्कत है तो आप उस पर काम करें ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे होगा, या इस टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे फैक्टर होगा, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़, ये आइडिया है ये आपके पास क्लियर होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, ज़रूर, है ना। उस वजह पे जाएं, वहाँ पे जाके उस पर काम करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मैथमेटिक्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम करते क्या है कि मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसी में उलझे रहते हैं, है ना। हम नहीं सोचते कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, या हमको पता भी होता है कि प्रॉब्लम यहाँ से आ रही होती है बट हम आलस्य के कारण उस जगह ना जाते हैं और कोशिश करते हैं कहीं से इसका सॉल्यूशन मिल जाए, है ना, और देख के लगा लें। तो ये सब ठीक है, कुछ समय के लिए तो हल सॉल्व हो जाएगा वो, बट वो कहीं ना कहीं आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो जब भी मैथमेटिक्स पढ़ें मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जहाँ भी प्रॉब्लम आए, जिस लॉजिक में प्रॉब्लम आए उस लॉजिक पे अटैक करें जाके, और उससे रिलेटेड पूरा जो डाउट है, कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपना जो सेट हमको पढ़ाना है उस पर बात करते हैं। तो सेट क्या है पहले मैं नॉर्मली समझा देता हूँ आपको, उसके बाद हम फिर बात करेंगे, डिफिनीशन वगैरह फिर लिखते हैं। सेट क्या है, तो सेट एक कलेक्शन है। सेट क्या है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। अब ऑब्जेक्ट का सेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ठीक है भाई। लेकिन एक कंडीशन है
सब हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता है। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट क्या है और कलेक्शन क्या है। कलेक्शन क्या है कि इकट्ठा कर लेना, ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर लेना। तो ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर लेना कलेक्शन होता है। ठीक है भाई, तो सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। लेकिन एक कंडीशन है, हर एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट, हर एक कलेक्शन जो होता है वो सेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप पहले कलेक्शन करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स का कलेक्शन। तो इसमें क्या आ जाएंगे? ए, ई, आई, ओ और यू। इसका आप कलेक्शन कर लेंगे तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पता है कि ये वावेल्स ही हैं। ऐसे कलेक्शन जिसके बारे में डिफाइन ना हो वो कलेक्शन सेट नहीं होता। ऐसा कौन सा एग्जांपल है, ऐसा कौन सा कलेक्शन है जो क्या नाम है सेट नहीं है? तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए टैलेंटेड है ना, टैलेंटेड बॉयज़ का कलेक्शन, टैलेंटेड बॉयज़ का कलेक्शन है ना, टैलेंटेड हो गया, या हैंडसम बॉयज़ का कलेक्शन, ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन। ये सब जो वर्ड है ना, टैलेंटेड, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये सब क्या होते हैं? वेल डिफाइन नहीं होते हैं। क्यों नहीं वेल डिफाइन होते हैं? क्योंकि मान लीजिए आप किसी बच्चे को टैलेंटेड मान रहे हैं, तो हो सकता है किसी और के अकॉर्डिंग वो बच्चा नॉर्मल हो। आपके अकॉर्डिंग तो टैलेंटेड है, बट किसी और, दुनिया बहुत बड़ी है, किसी और के अकॉर्डिंग वो बच्चा नॉर्मल हो सकता है, उससे भी टैलेंटेड हो सकते हैं। तो ये जो टैलेंटेड कह देना, बहुत अच्छा कह देना, ब्यूटीफुल या हैंडसम वर्ड लगा देना किसी के सामने, ये वेल डिफाइन नहीं है। और जब वेल डिफाइन नहीं होता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट कलेक्शन में मौजूद नहीं होंगे, और जब कलेक्शन में मौजूद नहीं होंगे तो वो सेट नहीं होगा। आइए, अब हमने आपको जो समझाया है उसकी डिफिनीसन मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो इसे आप देख लें क्या है। कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट की डिफिनीसन को बताया था कि क्या है, इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज, है ना, हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या है? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स में हर एक वो चीज़, वेदर लिविंग आर नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, है ना। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स का हर एक वो चीज़, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज। हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूनिवर्स का कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है भाई, अगली जो बात हमने बताई थी सेट की, तो सेट क्या है? पहले यहाँ पे मैं डिफिनीसन को लिखा हूँ, उसे समझा देता हूँ। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हमने क्या कहा था कि हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता है, तो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। तो आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैं बताता हूँ डिस्टिंक्ट क्यों लिखा गया। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ पे दो बातों को समझाना जरूरी है कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। तो डिफिनीशन क्या है कि आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेयर वेल डिफाइंड मीन, जो लिखा पहले मैं पढ़ देता हूँ। वेयर वेल डिफाइंड मीन्स देयर इज नो कन्फ्यूजन, देयर इज नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग इंक्लूजन आर एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट मतलब मानने में या मानने में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ऑब्जेक्ट आपके कलेक्शन के बाहर है या कलेक्शन के अंदर है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो वही लिखा है कि वेयर वेल डिफाइंड मीन देयर इज नो कन्फ्यूजन, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग या मानने में, इंक्लूजन एक्सक्लूजन को मानने में, कि मतलब आपका ऑब्जेक्ट कलेक्शन के अंदर है या कलेक्शन के बाहर है, इस बात को मानने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कहने का मतलब एक ऐसा रूल जिसकी हेल्प से आप बता पाएँ कि ऑब्जेक्ट आपके कलेक्शन में मौजूद है या मौजूद नहीं है, वो रूल क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? वेल डिफाइंड कहलाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो एक वर्ड है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि कलेक्शन में, है ना, एक ऑब्जेक्ट को दो तीन बार नहीं लिख सकते। मान लीजिए क्या नाम है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स का कलेक्शन है, तो वावेल में क्या आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो कलेक्शन में यही होंगे, ये नहीं कि अब ए आप दो दो तीन तीन बार ए लिखते हैं, है ना। तो यही है डिस्टिंक्ट होने की, सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट एक ही बार आए कलेक्शन में एक एलिमेंट दो तीन बार ना रखा जाए। ठीक है ना, तो वो होता है डिस्टिंक्ट। तो उम्मीद है कि आपको डिफिनीसन समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आप डिफिनीसन को लिख लें, इसके बाद हम सेट के जो एग्जाम्पल्स होंगे उस पर बात करेंगे। अब आपके सामने सेट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो सेट हैं, और एक एग्जाम्पल लिखा है जो सेट नहीं है। तो मैं पढ़ता हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि दी कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वावेल्स का कलेक्शन, ये क्या है? सेट होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, बिकॉज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, क्योंकि आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड है। क्लियर है ना भाई कि आपका जो कलेक्शन है उसमें वावेल्स आएंगे, तो आप क्या लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू।
आपके पास सब पता है ना, AEIOU आप लिख पा रहे हैं, इसको पढ़ के आप लिख पा रहे हैं कि AEIOU, तो क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, सेट है, बिकॉज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। सुनने के बाद अगर आप ना लिख पाते तो आपने तो बी नहीं लिखा इसमें, आपने बी तो नहीं लिखा इसमें, क्यों? क्योंकि बी आपको पता हो गया कि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो रूल क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है वावेल्स है ना, तो आपने सुन के लिख दिया, आपने इसमें बी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि बी इसमें मौजूद नहीं है। तो वेल डिफाइंड मतलब क्या था कि एक ऐसा रूल है ना जिसकी हेल्प से आप बता पाएँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपके कलेक्शन में होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट कलेक्शन में नहीं होगा। तो आप AEIOU आपके कलेक्शन में होगा, इसके अलावा कोई और जो होंगे वो कलेक्शन में नहीं होंगे। तो वही कहा गया था ना कि वेल डिफाइंड मीन देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट आपके कलेक्शन के अंदर है या बाहर है, इसको मानने में आपको किसी प्रकार के का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो कहाँ कन्फ्यूजन है, आपको क्लियर है? ठीक है भाई, तो पहला क्या है आपका, सेट है। दूसरा देख लें, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। हाँ, तो लेस देन 10 से सारे नेचुरल नंबर लिख दें आप, 1 3 5 है ना, 7 9 हो गया। तो 1 3 5 आप इसमें क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9, ये सारे क्या हैं, 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर हैं, है ना। तो ये भी सेट है, क्यों? क्योंकि आपका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है भाई, अब जो लास्ट वाला एग्जाम्पल आता है कि दी कलेक्शन ऑफ ऑल 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट, है ना। 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा रूल नहीं है जो ये डिसाइड कर पाए कि जो राइटर्स हैं वो टैलेंटेड हैं या नहीं हैं। मतलब कोई राइटर्स किसी के हिसाब से टैलेंटेड हो सकता है, किसी और के हिसाब से वो राइटर नॉर्मल हो सकता है। तो ये जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है। तो यही कहा गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट बिकॉज नो रूल हैज़ बीन गिवन। आपके पास ऐसा कोई रूल नहीं दिया जा रहा है फॉर डिसाइड करने के लिए वेदर a given writer is talented or not, कि जो आपके पास राइटर्स दिए गए हैं वो टैलेंटेड हैं या नहीं हैं, ऐसा आपके पास कोई रूल नहीं है, है ना भाई। आप कहेंगे कि टैलेंटेड हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी और के हिसाब से वही राइटर टैलेंटेड नहीं है भाई। बुक होती है, किसी को मैथ की ही बुक है, किसी को कोई बुक पसंद है, किसी को कोई बुक पसंद है ना। कुछ लोग आर डी शर्मा पढ़ते हैं, उनको आर डी शर्मा अच्छी लगती है, किसी को आर एस अग्रवाल अच्छी लगती है, कोई NCERT ही पढ़ रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किताबें, है ना, अलग अलग राइटर्स पसंद होते हैं, है ना। तो ये है कि मोस्ट टैलेंटेड, कोई कहता है कि मोस्ट टैलेंटेड हैं, तो हो सकता है किसी और के हिसाब से उनसे भी टैलेंटेड कोई लगे, है ना। तो ये सारे वर्ड मोस्ट टैलेंटेड वगैरह ये सब क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो सेट नहीं है, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट बिकॉज, है ना, ब्यूटीफुल वर्ड भी क्या है, बिकॉज द वर्ड ब्यूटीफुल इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना। या आपके पास ऐसा कोई रूल नहीं है जो डिसाइड कर पाए कि जो लड़की है वो ब्यूटीफुल है या नहीं है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इज नॉट अ सेट। ठीक है भाई, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। और भी अगर आप एग्जांपल देख लें तो ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मान लीजिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - x - 6 = 0, तो इसके रूट क्या होंगे, -2 और +3, है ना। x² - x - 6 = 0 के रूट क्या होंगे, -2 और 3, तो -2 और 3 इसके रूट हैं, तो ये क्या वेल डिफाइंड है। तो कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिया है, इसको आप लिख लें, है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 2 मेथड हैं, एक है रोस्टर मेथड, है ना, और एक है सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है भाई, तो उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आपका पहला लेक्चर था, बेसिक लेक्चर, इंट्रो लेक्चर था, इसको आप लिख लें।